जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं सभी का। और जैसे कि आप जानते हैं जो हमारी उत्तराखंड की जो सीरीज चल रही है जिसमें हम चंद शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज उसका जो पार्ट 10th है, आइए उसको देखते हैं। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं लक्ष्मी चंद के बारे में, राइट। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे अबाउट दी रुद्रचंद एंड अकबर, और हमने ये भी देखा कि दोनों को ही एक फाल्कनरी का काफी शौक है। तो ऑलरेडी मैंने उसमें जो मेरी सीरीज है उसको आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब रुद्रचंद की जो मृत्यु होती है वो होती है 1597 में, 1597 में डेथ हो जाती है रुद्रचंद की। और हम ये भी जानते हैं इसके लगभग 8 सालों के बाद यानी कि 1605 में हमारे अकबर की भी डेथ हो जाती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या है कि जब रुद्रचंद की डेथ हो जाएगी तो उसका जो दूसरा पुत्र है लक्ष्मीचंद, वो गद्दी पे बैठेगा। अब प्रश्न है, जो पहला पुत्र है, जो वरिष्ठ है, वो क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि उस समय समाज में क्या होता था, जो बड़ा पुत्र होता था, ज्येष्ठ पुत्र होता था, उसको गद्दी पे बैठाया जाता था। परंतु ऐसा क्या हुआ कि लक्ष्मीचंद जो दूसरे नंबर का पुत्र है, वो क्यों बैठा? उसका जवाब हमें अभी नेक्स्ट स्लाइड में मिलने वाला है, डोंट वरी। पर उससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है, जो मनुदय काव्य है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया आपको, भारत कवि, मूलाराम भूषण और गौमनी कवि, राइट। और ये आपका क्वेश्चन आया है उत्तराखंड पीसीएस के आरओएआरओ का जो पेपर हुआ था 2016 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत कवि, राइट। क्योंकि भारत कवि किसके कोर्ट पोएट थे? ये कोर्ट पोएट थे आपके मानशाह के, मानशाह। अब जब मैं आपको पवार वंश पढ़ाऊंगा गढ़वाल का, तब आपको ये डेटा मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि ये भारत कवि जिन्होंने मनुदय काव्य लिखा है, उसके बारे में मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ? क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मनुदय काव्य दिखेगा, राइट। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे जो सीरा है, सीरा मैंने बता रखा आजकल का डीडी हार्ट, जो सीरा है, सीरा में जो चंद शासकों की जो एक वंशावली का सबूत हमें मिलता है, वहां से पता चलता है कि जो लक्ष्मी चंद है, इसको लक्ष्मी चंद भी कहा गया है। आई रिपीट, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लक्ष्मी चंद। तो इनका जो एक अन्य नाम माना जाता है, जो हमें एक वंशावली से मिलता है, जो सीरा में है, सीरा मतलब डीडी हार्ट, वहां पर किस नाम से हमें प्रतीत होता है? लक्ष्मी चंद। और अगर मैं मून कोट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन की बात करूं तो वहां पर भी हमें लक्ष्मी चंद का नाम मिलता है। और अगर मनोदय काव्य की बात करें, जैसे कि मैंने बताया था, मनोदय काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? भारत कवि के द्वारा, जो किसके दरबार में है? मानसा। तो वहां पर इनका नाम हमें मिलता है लक्ष्मण। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि अलग-अलग नाम हमें दिख रहे हैं इन्हीं के। एक है लक्ष्मीचंद, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एक है आपका लक्ष्मीचंद, ये देखिए लक्ष्मीचंद, लक्ष्मीचंद और लक्ष्मीमान चंद और लक्ष्मण। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे अलग-अलग जो हमें सबूत मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, उसमें हमें इनके अलग-अलग नाम हमें दिखते हैं, राइट? फिलहाल ये याद रखेंगे लक्ष्मीचंद जो हैं वो रुद्रचंद के दूसरे पुत्र हैं, ठीक है? आगे देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि जो पहला पुत्र है वो गद्दी पे क्यों नहीं बैठा? क्योंकि पहला पुत्र इनका ब्लाइंड था और इसका जो नाम था वो था शक्ति गोसाएँ, ठीक है? तो बड़ा पुत्र है रुद्रचंद का शक्ति गोसाएँ, जो कि ब्लाइंड हैं। इसी कारण वो एक राजा की गद्दी में नहीं बैठ पाए। उनका जो छोटा भाई है जिसका नाम है लक्ष्मीचंद, वो गद्दी पे बैठे हैं, राइट। और इसका ये कतई मतलब नहीं है कि दोनों भाइयों में कहीं न कहीं दुश्मनी थी। शासन प्रशासन में जो शक्ति गोसाएँ हैं उनको काफ़ी तजुर्बा था। तो कहीं न कहीं अपने छोटे भाई लक्ष्मीचंद की वो हमेशा मदद करते रहते थे शासन प्रशासन के सिलसिले में। ये आप देख पा रहे होंगे। ये बात जो मैंने कही आपको सेकंड बुलेट पॉइंट में आपको मिलेगा। अब आगे देखते हैं, जैसे ये स्लाइड देखिए पहले आप राइट साइड में, यहाँ पर परमानेंट लैंड सेटलमेंट के बारे में मैंने आपको दिखा रखा है 1793। और सभी जानते हैं जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं वो भारत में उनका 2 बार कार्यकाल रहा है। एक अगर देखा जाए तो 1786 से लेकर 1786 से लेकर 1793 तक पहला कार्यकाल हमें दिखता है। और एक हमें दिखता है 1805 में ये आए थे भारत में दोबारा, परंतु इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मद्रास वाले जो प्रांत है वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर हम जानते हैं जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, यही जो बंगाल की तरफ जो परमानेंट लैंड सेटलमेंट था उसको लेके आए थे, जो काफ़ी प्रसिद्ध था। उसमें चाहे वो शासक हों, चाहे किसान वर्ग हो, सभी खुश थे इस परमानेंट लैंड सेटलमेंट में, राइट। तो इस तरह का ही एक जो परमानेंट लैंड सेटलमेंट तरह का ही जो मैनेजमेंट है वो हमें दिखता है लक्ष्मीचंद के समय पर भी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहीं न कहीं अपने जितना भी इनका एरिया था उसमें इन्होंने एक प्रॉपर उसको उस ज़मीन का जो भी उपजाऊ ज़मीन है या जो उपजाऊ ज़मीन नहीं है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करवाया, राइट। और कहीं न कहीं इन्होंने एक एक माप तय किया, एक मेज़रमेंट तय किया, जैसे कि बीसी एक हमें यूनिट मिलती है, इकाई मिलती है बीसी, बीसी का मतलब है 20 नाली। और अगर हम देखें तो 20 नाली का हिसाब अगर हम देखें जो यहाँ पर हमें प्रतीत होता है, तो वहाँ से हमें क्या दिखता है, राइट?
यहाँ से हमें दिखता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार सुन लीजिएगा। यहाँ पर से हमें दिखता है कि अगर हम हिसाब लगाएँ तो हमें ये पता चलता है कि एक नाली जो है वो लगभग 200 स्क्वायर मीटर की दिखती है, राइट? और अगर इस स्क्वायर मीटर को मैं कन्वर्ट करता हूँ स्क्वायर फीट में, तो ये लगभग 2152 स्क्वायर फीट का हमें दिखता है। इसीलिए अभी वर्तमान में भी आप उत्तराखंड की तरफ अगर आप ज़मीन लेना चाहते हैं, खासकर कुमाऊँ वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पर नाली प्रथा चलती है और नाली में आप देखेंगे वहाँ पर नाली में ज़्यादातर जो माना जाता है मोटा-मोटा वो 2160 2160 स्क्वायर फीट का एक नाली कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत हमें कहाँ से दिखती है? लक्ष्मीचंद से, तो बीसी मतलब 20 नाली, राइट? तो वर्तमान में भी हमें दिखता है। आगे बढ़ते हैं। और ये धर्मा वैली देखिए, धर्मा वैली आप सभी जानते हैं धर्मा वैली के बारे में, ये पिथौरागढ़ में है। तो धर्मा वैली में भी जितना भी यहाँ पर जो लोग बसते थे यहाँ पर उस समय, तो उनसे उनकी क्या कर्तव्य होंगे, उनकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या उनके अधिकार होंगे, किस तरह से उनको टैक्स देना है, इस तरह से सारा तय किया गया धर्मा वैली पे। धर्मा वैली को भी एक अच्छे जो प्रशासन है, जो ज़मीन संबंधित जो एक प्रशासनिक कानून होते हैं, उसके तहत डाला गया। तो याद रखिएगा धर्मा घाटी को कहीं न कहीं एक जो एक प्रशासनिक तौर पे सुधारा गया है, वो लक्ष्मण चंद के द्वारा सुधारा गया है। ये बात आपने याद रखना और पूछा गया क्वेश्चन भी है, राइट? और यहाँ पर हम देखेंगे जैसे पिथौरागढ़ की मैं बात करूँ तो हमें पता चलता है कि पिथौरागढ़ का जो क्षेत्र है वो कहीं न कहीं नेपाल और हमारे तिब्बत वाले क्षेत्र से भी मिलता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि तिब्बत से कोई भी जो आयात करवाया जाता था, इम्पोर्ट किया जाता था जो भी सामान, तो कुछ हिस्सा उसका दरबार में भी जाया करता था। ये बात यहाँ पर बताई गई है। दरबार मतलब यहाँ पर अगर लक्ष्मण चंद बैठे हैं तो उनके दरबार में या जो चंद शासक है उनके पास पहुँचता था, राइट? और यहाँ पर हमें ये दिखता है कि अब कहीं न कहीं हमें यहाँ से दिख रहा है एक संप्रभुता की सोच हमें दिख रही है। सोवरेनिटी कहा जाता है जिसे इंग्लिश में और हिंदी में संप्रभुता। तो देखिए जो हमारी सोवरेनिटी होती है, सोवरेनिटी या मैं जिसे संप्रभुता बोलूँ, उसका मतलब होता है कि आप का जो राज्य है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, तो पूरी तरह तरह से स्वतंत्र मतलब उसकी एक सीमा होगी, तो इसीलिए कहीं न कहीं एक सीमा बनाने लगे, ठीक है? सीमा को मैं कह सकता हूँ यहाँ पर बाउंड्री। अगर राज्य की एक बाउंड्री है या सीमा है, तो उसको मैं बाउंड्री या सीमा बोलूँगा। तो ये पहली बार हमें दिखता है कि कहीं न कहीं एक बाउंड्री बनाई गई और बाउंड्री का मतलब है कि यहाँ पर जो पत्थरों के जो छोटे-छोटे स्तंभ हैं, वो लगाए गए यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर हमें दिखता है ये किसके शासन में हुआ है? ये हुआ लक्ष्मण चंद के, ठीक है? तो बॉर्डर एरिया पे पिलर ऑफ स्टोन्स लगाए गए, राइट? और हमें दिखता है जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में डिपार्टमेंट की बात की गई है, तो यहाँ पर भी हमें नए-नए डिपार्टमेंट दिख रहे हैं क्योंकि देखिए प्रशासन तभी अच्छा होता है, जब उससे संबंधित अलग-अलग डिपार्टमेंट बनाया जाए। डिपार्टमेंट का मतलब होता है डिवीज़न ऑफ वर्क। तो डिवीज़न ऑफ वर्क के द्वारा हमें दिखता है कि जो जो कहीं न कहीं हमें एक नया डिपार्टमेंट दिखता है जिसका एक ही उद्देश्य होगा कि वो जो हमारा जो ज़मीन से जो राजस्व आता है, ठीक है? उसको अच्छी तरह से देखना है क्योंकि देखिए सारी बात तो राजस्व की ही होती है और अगर जो शासक है उसके पास अगर सही में पैसा पहुँचे तभी वो अपनी जो उसकी जनता है, जो उसका सब्जेक्ट्स हैं, उसका वो ध्यान रख सकता है, ठीक है? तो यही हमें दिखता है कि लक्ष्मण चंद के समय पर ही एक डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजिंग लैंड बनाया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजिंग लैंड रेवेन्यू जो कहाँ स्थापित किया जाता है? कैपिटल में। अब कैपिटल देखिए आप, कैपिटल में याद रखिएगा मैंने आपको कहा है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई है? 1556 में। इसमें अगर मैं 7 साल जोड़ दूँ, तो क्या आएगा? अगर मैं इसमें 7 साल जोड़ता हूँ, तो ये आएगा 1563 तो 1563 से जो कैपिटल है, वो अल्मोड़ा बालू कल्याण चंद के द्वारा कर दी गई थी और अगर उससे पहले देखूँ, तो जो कैपिटल थी, वो थी राजबुंगा। राजबुंगा बोले या चंपावत बोले, राइट? तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ की कैपिटल की बात करूँ, तो यहाँ पर हमारा कैपिटल आएगी आपकी अल्मोड़ा, राइट? क्योंकि जो समय काल है वो अब कहीं न कहीं 1556 के बाद वाला ही है, क्योंकि हमने देखा है कि जो अकबर के समकालीन है वो कहीं न कहीं लक्ष्मी चंद के पिताजी हैं जिनका नाम है रुद्रचंद। तो देखिए इस तरह से कॉन्सेप्ट याद रखने होते हैं तो ईज़िली हम अच्छे अटेम्प्ट कर पाते हैं एग्ज़ाम में, राइट? और यहाँ पर देखिए ऑफिसर्स की पिक्चर आपको दिख रही है, राइट? तो वैसे ही कुछ ऑफिसर्स नियुक्त किए गए क्योंकि अगर डिपार्टमेंट बनाने से ही कुछ नहीं होगा, आपको ऑफिसर्स में भी कहीं न कहीं डिवीज़न करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें 3 नए ऑफिसर्स दिखते हैं। सिरदर्स दिखते हैं, फौजदार्स दिखते हैं, नेगीज़ दिखते हैं। तो जो सिरदार है, वो एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है परगना का। आज भी आप देखेंगे जो एसडीएम पद होता है, उत्तराखंड की बात करूँ तो एसडीएम जो होते हैं, उनको माफ़ कीजिएगा, उनको परगना अधिकारी कहा जाता है। और परगना का मतलब होता है जहाँ पर कुछ गाँव का समूह एक परगना बनता है, राइट? तो एक एसडीएम साहब जो होते हैं, उनके पास काफ़ी गाँव का उनके पास इंचार्ज होता है और वो अपने परगना के सबसे चीफ होते हैं, यानी कि परगना अधिकारी बोला जाता है इनको, ठीक है? तो उस समय सिरदर्द को कहीं न कहीं परगना अधिकारी बोला जाता था। अब फौजदार देख लीजिए, फौजदार जो है वो हेड ऑफ द आर्मी है, राइट?
क्योंकि जैसे मैंने बताया था कहीं न कहीं अब संप्रभुता सोवरेनिटी की बात आ रही थी, जहाँ पर एक क्षेत्र जो है उसमें अब अधिकार एक औपचारिक रूप से अधिकार बनाया जा रहा है, सीमा बनाई जा रही है, ठीक है? तो उसकी रक्षा के लिए कहीं न कहीं हमें एक आर्मी चाहिए और उसमें जो हेड करेगा उस आर्मी को वो कहलाएगा फौजदार, ठीक है? और नेक्स्ट हम देखेंगे नेगीज़, नेगीज़ जो थे वो पूरे किंगडम के, परगना तो एक गाँव का समूह हो गया और पूरे जो साम्राज्य है, किंगडम जो है, उसका जो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर है वो बनाए गए नेगीज़ को, ठीक है? तो नेगीज़ जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर बने पूरे किंगडम के। तो चाहे वो सिरदर हो, चाहे वो फौजदार हो, चाहे वो नेगीज़ हो, उनको जो बदले में दिया जाता था वो दस्तूर दिया जाता था, नेक दिया जाता था, ठीक है? अब इसका मतलब क्या होता था देखिए उस समय ऐसा पैसा-वैसा इतना करेंसी पे तो उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, उस समय ज़्यादातर अनाज-वनाज दे दिया करते थे, ठीक है? ये देखें, ठीक है? तो इसको दस्तूर कहा जाता था या नेक भी कहा जाता था, जो ये जो ऑफ़िसर्स हैं उनको दिया जाता था, राइट? और जो राजा होता था, जो मुख्य राजा है इनका, जैसे हमारे केस में लक्ष्मण चंद हमें दिख रहा है, तो वो अपनी ज़मीनें इनको दे दिया करते थे, राइट? जैसे कि ये अपनी ज़मीनें मतलब इनके नाम पे ज़मीनें कर दी जाती थी, जिससे कि जो भी उपज है, इनका भी उसमें हिस्सा होता था। सरदार, फौजदार, नेगीज़ और इनको गाँव से दस्तूर भी मिला मिला करता था। दस्तूर मतलब यहाँ पर अनाज इनको मिला करता था, राइट? और आपने क्या ध्यान देना है कि जैसे सिरदर, फौजदार, नेगीज़ आपसे पूछ सकते हैं कि किसके कार्यकाल में आए हैं और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सिरदर है, वो क्या थे? वो परगना के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे। फौजदार क्या थे? ये हेड ऑफ द आर्मी थे और नेगीज़ क्या थे? ये सिविल एडमिनिस्ट्रेटर थे। किसके थे? किंगडम्स के, ठीक है? अब क्वेश्चन है सिरदर बड़ा होगा या नेगीज़ बड़े होंगे? सिरदर बड़ा होगा क्योंकि वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर था और जो नेगीज़ थे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर थे अलग-अलग जगह पे, राइट? जैसे आजकल आप पटवारी कह सकते हैं। जैसे पटवारी होता है ना, वैसे ही नेगीज़ हुआ करते थे। तो आज भी आप जानते हैं एसडीएम और पटवारी में अगर मैं कंपैरिज़न करूँ, तो ऑब्वियसली हमें पता चलता है कि बड़ा कौन है? एसडीएम। तो उस हिसाब से सिरदर विल बी हायर इन पोस्ट देन द नेगीज़, राइट? लक्ष्मीचंद के बारे में हम देखेंगे बहुत प्रसिद्ध एक ग्रेट बिल्डर भी था, इसने काफ़ी मंदिर बनाए थे, राइट? और उनमें से अगर बात की जाए बगनाथ मंदिर की, बगनाथ मंदिर को कहीं न कहीं इन्होंने रिस्टोर किया, ये बात अपनी याद रखें, बनाया नहीं है, ठीक है? रिस्टोर किया मतलब ये पूरी तरह से क्योंकि कोई भी इमारत होती है, उसका भी एक समयकाल होता है, जैसे आज के समय में आप जानती हैं, जैसे फ्लैट बुक कराते हैं, तो उसका कार्यकाल 100 वर्ष का ही होता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं हर चीज़ का एक अगर स्टार्टिंग पीरियड होता है, तो एंड भी होता है, वैसे ही बिल्डिंग्स होती हैं, तो उस समय क्या होता था कि कोई मंदिर बनाया जा रहा है, तो मंदिर समय के साथ कहीं न कहीं वो विलुप्त होते थे और डिस्ट्रक्शन होता था उनमें, कभी कोई आक्रमण कर देते थे मुस्लिम शासक, जैसे हमने देखा है चाहे महमूद गज़नी है या मोहम्मद गौरी है या बख्तियार खिलजी है, हमने देखा है कि ऐसे मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को तोड़ा है। तो इस तरह से काफ़ी कारण हो जाते थे कि मंदिर क्या होते थे, विलुप्त होने की कगार पे होते थे और मंदिर ही थे जो उस समय की जो लोगों की आस्था थी उसको बना के रखते थे। तो इसीलिए जितने भी शासक बाद में आते थे, वो मंदिर को रिस्टोर करते थे, ठीक है? दोबारा से उसको पुनः निर्माण करते थे। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि लक्ष्मण चंद ने बगनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किया है, निर्माण नहीं किया है, पुनः निर्माण, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है। और कहीं न कहीं इसके साथ-साथ ही हमें पता है जो लक्ष्मण चंद हैं उन्होंने काफ़ी सुंदर-सुंदर गार्डन बना रखे हैं, पार्क्स बना रखे हैं, राइट? जो कहीं न कहीं मंदिर के आस-पास ही मतलब मंदिर से अगर आप मंदिर परिसर में हैं तो मंदिर परिसर में ही वो नज़दीक में ही अच्छे-अच्छे गार्डन और पार्क बनाते थे कौन? लक्ष्मण चंद। जैसे इनमें से कुछ हैं आपके एग्ज़ाम में पूछा गया भी है कि नरसिंह बाड़ी ये किसने बनाया है? तो नरसिंह बाड़ी जो है ये बनाया है लक्ष्मण चंद ने, पांडे खोला हो गया, ये भी न लक्ष्मण चंद ने, कबीना, लक्ष्मेश्वर ये जो इस तरह के जो गार्डन है, पार्क हैं जो कहीं न कहीं मंदिर परिसर के आस-पास हमें देखते हैं, तो ये इसमें ज़्यादातर नाम लक्ष्मण चंद का ही आता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसे हम नौला कहते हैं, ठीक है? नौला मतलब जैसे रेन वाटर होता है उसको जो हार्वेस्टिंग की जाती है, राइट? उसको स्टोर किया जाता है, ये आप देख रहे होंगे, तो इसलिए नौला बनाए जाते हैं, ठीक है? तो नौला हो गया जिसको बवाड़ी भी कहा जाता है और बवाड़ी एक आपको उत्तराखंड में कास भी दिखेगी और धारा हो गया, तो ये नौला धारा भी बनाया था किसने? लक्ष्मण चंद में। नौला धारा बनाने का जो प्रयोजन होता था, वो इसलिए होता था जैसे खासकर व्यापारी जो हैं, व्यापारी जब व्यापार करने आते थे, तो खासकर जो देवभूमि है, जो कुमाऊँनी क्षेत्र है कुमाऊँनी क्षेत्र है, वहीं से होते हुए वो तिब्बत से नीचे तराई क्षेत्र में जाते थे, तो उनको जैसे रेस्ट करने के लिए या उनके घोड़ों को पानी पीने के लिए या खुद पानी पीने के लिए, इस तरह की व्यवस्था की जाती थी। ये एक प्राकृतिक व्यवस्था होती थी, राइट? क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर आप पहाड़ों में आते हैं तो पहाड़ों में आपको पता है कि जो पानी होता है जैसे ऊँची-ऊँची चोटियों में हमारे ग्लेशियर्स होते हैं और हम जानते हैं वो मेल्ट होते हैं धूप में, तो वो पानी अंदर से निकलता हुआ आता है और ऐसे दरारों से बाहर आता है पहाड़ों के। तो यहाँ पर इस तरह से नौला नौला बना दिया जाता है। यहाँ पर कहीं न कहीं एक तरह से जो धारा निकल रही है, धारा को एक कहीं न कहीं एक रास्ता दे दिया जाता है, जिससे कि जो भी लोग आएँ, इस पानी को पी सकें। क्योंकि पीने के लिए काफ़ी अच्छा पानी माना जाता है, क्योंकि इसमें एल्गी से होते हुए आता है, तो इस पानी में मिनरल्स भी होते हैं ऑलरेडी, राइट?
तो इस तरह से नौला है, धारा है, ये बनाया गया था लक्ष्मण चंद के द्वारा, राइट? और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लक्ष्मण चंद है वो कहीं न कहीं अपने जो शिल्पकार हैं, उनको काफ़ी सम्मान देता था। ये हमें कहीं न कहीं अभिलेखों से भी पता चलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो बर्तन बनाते थे क्योंकि आवाज़ इसमें टमटम आती थी, तो यहाँ पर इन लोगों को टमोटा कहा जाता था और आज भी आप देखेंगे उत्तराखंड में एक आपको एक जाति दिखेगी जिसको टमटा कहा जाता है, ठीक है? तो उनका कहीं न कहीं यही माना जाता है कि ये टमोटा से ही टमटा बने हैं और ये जो जो टमटा जो लोग हुआ करते थे कहेंगे, वो कहीं न कहीं एक समय शिल्पकार थे, वो बर्तन बनाया करते थे, राइट? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, 1610 की है ऑफ अथी गाँव, जो मल्ली गंगोली में है, ठीक है? ऐसे आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अथी गाँव कहाँ पर है? मल्ली गंगोली में है और जो अब आप जानते ही हैं चंपावत जनपद में ये पड़ता है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा अथी गाँव कौन से जनपद में पड़ता है? चंपावत में। वहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हमें मिली है, ताम्रपत्र मिला है, जहाँ पर कहीं न कहीं एक जो टमटा है या टमोटा है, उनको पुरस्कृत करने की बात हमें यहाँ पर दिखती है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो चंद शासक थे, खासकर जो लक्ष्मण चंद है, वो शिल्पकार जो है, उनका काफ़ी सम्मान करता था, राइट? और यहाँ पर देखिए लक्ष्मीचंद का ये माना जाता है कि 1621 तक इन्होंने शासन किया है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि 1621 को अगर मैं समझूँ तो जैसे अकबर की मृत्यु हो गई 1605 तो 1605 से लेके 1627 तक किसने शासन किया है? हम सभी जानते हैं अकबर के बाद जो आया वो जहांगीर आया है, राइट? और जहांगीर के बाद 1628 से 1656 तक कौन बैठा? शाहजहाँ। तो अभी हम देखेंगे 1621 में लक्ष्मीचंद की मृत्यु होगी तो यहाँ पर शाहजहाँ है, राइट? और इसके बाद आएँगे दिलीप चंद और ये दिलीप चंद भी जो शासन करेंगे इनका ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ़ 3 साल का होगा, ठीक है? और इनके बाद आएँगे विजय चंद। विजय चंद के बारे में थोड़ा हमें डेटा पता चलता है, दिलीप चंद के बारे में हमें ज़्यादा डेटा नहीं पता चलता है। तो यहाँ पर आप पहले पिक्चर देखिए, पिक्चर में आपको ये ऋषिकेश दिखा रखा है। मतलब ये गंगा नदी है और ये बैंक होता है। आजकल यहाँ पे लोग कैंपिंग करते हैं, राइट? रिवर राफ्टिंग भी होती है यहाँ पर। तो अभी हम ये बैंक की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक एक किस्सा आपको दिखेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे कुछ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हैं, जो डॉक्टर श्यामलाल ने ढूँढी हैं, ठीक है? तो इनमें से एक जो अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, हमें क्या पता चलता है कि जैसे मतलब इसके अलावा जो अभिलेख है, उसके साथ-साथ जो पहाड़ पब्लिकेशन है नैनीताल का, जो हुआ करता था उस समय, वहाँ पर हमें एक न्यूप्चियल सेरेमनी के बारे में पता चलता है। न्यूप्चियल सेरेमनी का माफ़ कीजिएगा, न्यूप्चियल सेरेमनी का क्या मतलब होता है, राइट? इस वाले का क्या मतलब होता है? इस वाले का मतलब होता है कि जो राजा होता था वो विवाह करता था और नदी के तट पे करता था। उसको कहते थे नुपचल सेरेमनी, राइट? हालाँकि इसके अलग-अलग परिभाषित भी किया है लोगों के द्वारा, परंतु जितना एक ऑथेंटिक डेटा हमें पता चलता है, बड़े-बड़े जितने इतिहासकार हैं जैसे एमपी जोशी के द्वारा या आपके डॉक्टर श्यामलाल के द्वारा, तो हमें पता चलता है कि नुपचल सेरेमनी जो है वो होता था कि नदी तट पर विवाह किया किया जाता था। तो यहाँ पर हम देख रहे होंगे विजय चंद के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने न्यूपचल सेरेमनी करी थी, ठीक है? और ये कहाँ पर हुई थी? गंगा नदी के तट पर या बैंक में। तो ये बात आपने याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूपचल सेरेमनी जो है, जो गंगा के तट पे हुई है, वो किस शासक की हुई थी? तो आप कहेंगे विजय चंद, राइट? अब ये जो यहाँ पर हमने ये इंस्क्रिप्शन की बात की गई थी, ये जो ताम्रपत्र था, ताम्रपत्र असल में क्या था? एक एक भूदान था। उस समय होता था ना राजा खुश होते थे तो अपनी प्रजा में से किसी को भी जिससे खुश हुए उसको भूदान कर देते थे, राइट? तो ये जो भूदान किया गया था, ये लैंड ग्रांट दी गई थी, ये बासु पुरोहित को की गई थी क्योंकि उस समय ज़्यादातर ब्राह्मण्स को ही ज़्यादा भूदान मिलते थे, राइट? तो यहाँ पर जो हमें ताम्रपत्र में जो नाम मिलता है, जिससे ये पता चलता है ये एक भूदान था जो बासु पुरोहित को दिया गया, वहीं से हमें ये नोपचल सेरेमनी के बारे में पता चलता है, ठीक है? और इसकी जो मृत्यु होती है वो 1625 में होती है। पिक्चर आप देखिए, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, मास्क लगा रखा है और किसी को मारने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? हथियार आप देख रहे होंगे, तो यानी कि एक तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। तो विजय चंद जो हैं, इनके साथ यही हुआ है, इन्हीं के जो 3 भरोसेमंद जो व्यक्ति थे, एक का नाम है सुखराम खाड़कू, एक का नाम है पीरू गोसाई और तीसरे का नाम है विनायक भट्ट। ये 3 लोगों ने षड्यंत्र रचा और कहीं न कहीं जो विजय चंद है, उसकी मृत्यु करी 1625 में, राइट? तो 1625 अभी भी यहाँ पर अभी जहांगीरी शासन कर रहे हैं दिल्ली में, ये बात आपने याद रखनी है। फिर इसके पश्चात आते हैं त्रिमल चंद और त्रिमल चंद ही जो हैं, जो कहीं न कहीं इसका बदला लेंगे। तो त्रिमल चंद गद्दी पे बैठे हैं 1625 तो याद रखिएगा दिल्ली में कौन है? जहांगीरी है वह। जहांगीर हैं और ये जो शासन करते हैं त्रिमल चंद वो कब तक करते हैं? 1638 यानी कि जो त्रिमल चंद हैं वो किस-किस के समकालीन हैं? जहांगीर के भी समकालीन है और शाहजहाँ के भी समकालीन है। कौन? त्रिमल चंद। मैं समकालीन आपको इसलिए तवज्जो दे रहा हूँ क्योंकि समकालीन क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, राइट?
तो जैसे ही त्रिमलचंद गद्दी पे आया ऑब्वियसली वो क्या करेगा, बदला लेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, एक आदमी को लटका दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सुखराम जो है उसको फांसी पे लटका दिया जाता है और जो विनायक भट्ट है उसकी आँखें निकाल दी जाती हैं और जो पीलू गोसाई है उसको तड़ीपार कर दिया जाता है। यानी कि वो जो किंगडम है, जो चंद जो 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 कुमाऊँ किंगडम है चंद शासकों के अंतर्गत, वहाँ से उसको बाहर कर दिया गया है पीडू गोसाई को। और जब मैं आपको गढ़वाल का इतिहास पढ़ाऊँगा तो ये पीडू गोसाई जो है उनको याद रखिएगा, क्योंकि यही कहीं न कहीं आप गढ़वाल की तरफ जाएँगे। फिर हम आगे की स्टोरी जब मैं आपको गढ़वाल वंश के बारे में पढ़ाऊँगा, यानी कि परमार वंश के बारे में बताऊँगा, तब हम देखेंगे, राइट? और त्रिमल चंद जो है वो कहीं न कहीं एक अच्छा योद्धा है और जितने भी उस समय जो जो आस-पास के जो ज़मींदार टाइप के लोग थे, उन्होंने जो एक अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की कोशिश करी थी, उनको दबाया किसने? त्रिमल चंद ने। और जो खस क्लैन है, खस क्लैन के बारे में मैंने स्टार्टिंग में डील करा है, आप देखिएगा। कहीं न कहीं खस क्लैन क्या डील करती है? नेपाल से डील करती है, नेपाल से संबंधित है। तो आप मेरे स्टार्टिंग वीडियो ज़रूर देखिएगा, सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो कहीं न कहीं जो खस क्लैन है, वो कहीं न कहीं विद्रोह करने लगते हैं, तो उन विद्रोह को भी त्रिमल चंद दबाता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि कहीं न कहीं हमें दिखता है जो डोटी है, डोटी मतलब नेपाल से संबंधित जो डोटी के राजा हैं और जो चंद शासक हैं, इनके बीच हमें कहीं न कहीं एक दुश्मनी जैसी हमें दिखती है, राइट? तो यहाँ से मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। तो यहीं से हमारा जो लक्ष्मी चंद है, उसके बाद हमने विजय चंद तक हमने देखा, फिर त्रिमल चंद हमने देखा है। तो त्रिमल चंद के बाद हम बाज बहादुर में आएँगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, वो हम नेक्स्ट सेशन में लाएँगे। तो मुझे उम्मीद है ये डेटा आपको पसंद आ रहा होगा और काफ़ी डेप्थ मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको काफ़ी डेप्थ पढ़ाऊँ कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे बिल्कुल आप आंसर दे पाएँ। और मैं एक एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि आज से ही शायद मैं शुरू कर रहा हूँ आपका जो उत्तराखंड ईयर बुक 2024 है, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं जो मैंने बनाए हैं, वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है? और उन तक ये डेटा ज़रूर पहुँचाइए, ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए जो किसी कारणवश फीस नहीं दे पाते हैं, राइट? तो यहीं से मैं करूँ अपना वीडियो एंड करता हूँ। जय हिंद गाइस।